उहू उहू, गीजर में करंट आ गया। बाकी कहाँ लीक हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले जाकर कपड़े तो पहन लो यार। सभी लोग नमस्ते, मेरा नाम चेन मो है। मेरे सामने जो लड़की है उसका नाम जियांग शुए है। वो मेरी नई रूममेट है। सुना है उसके घर की हालत खराब हो गई, फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इसलिए मजबूरी में जॉब करने बाहर निकली। वो मेरे साथ एक ही कमरे में रहने को इसलिए तैयार हुई क्योंकि यहाँ रेंट सस्ता था, लेकिन उसके साथ रहने के बाद मेरी जिंदगी लिटरली नरक बन गई। अगर किराया बचाने की मजबूरी न होती तो मैं कसम खाकर कहता हूँ उसके साथ एक दिन भी न रहता। जिस दिन वो पहली बार घर आई, मैंने जेंटलमैन बनकर उसका सामान उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधा पूछा, हाथ धोए हैं? मेरा हाथ वहीं हवा में फ्रीज हो गया। न आगे बढ़ा पा रहा था न पीछे खींच पा रहा था। इतनी ऑकवर्ड फीलिंग हुई कि बस पूछो मत। आखिर में मैं साइड हट गया और उसे खुद वो भारी सूटकेस अंदर घसीटते देखता रहा। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भी भूल गया। वैसे भी उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे मुझसे जान पहचान बढ़ाने में जीरो इंटरेस्ट है। कमरे में घुसते ही उसने भौहें सिकोड़ ली। मुझे पता था क्यों। इस कमरे में हमेशा एक अजीब सी सीलन और बदबू रहती थी। मैं तो इतने दिन रहकर उसकी आदत डाल चुका था। मैंने कैजुअली पूछा, चाबी है ना तुम्हारे पास? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने बस नाक से हूँ किया, आंख तक नहीं उठाई। मैं भी ज्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहता था, सीधा निकल गया। उस दिन दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग सेशन था। जब रात करीब 11 बजे लड़खड़ाता हुआ वापस आया और कमरे का दरवाजा खोला तो मैं वहीं जम गया। ये मेरा वही कूड़े का अड्डा है। फर्श इतना साफ था कि उसमें चेहरा दिख जाए। जो पेपर्स और सामान हमेशा बिखरा रहता था, सब परफेक्टली अरेंज था। सच कहूँ तो घर में कोई साफ सुथरी लड़की होना तो लाइफ थोड़ी सिविलाइज्ड लगने लगती है। मैं सीधा बिस्तर पर गिरा और सो गया। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए उठा तो देखा मेरी टेबल खाली पड़ी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरा यूएसबी ड्राइव गायब मिला। उसमें मेरे सालों के डेटा, आइडियाज और फाइल्स थे। मेरे लिए वो खजाना था। मैं भागता हुआ जियांग शुए के पास गया। वो, तुमने कल मेरा कमरा साफ किया था। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। थैंक्स नहीं बोल रहा। मेरा यूएसबी देखा क्या? मैं सोच रहा था उसने कहीं रख दिया होगा, लेकिन उसने बेहद कैजुअली कहा, फेंक दिया। उस पल मेरी आत्मा शरीर छोड़कर वापस आना भूल गई। उसमें मेरे कई सौ जीबी डेटा थे। एक बेकार यूएसबी ही तो था। नया खरीद दूंगी, या फिर उसमें कुछ अडल्ट वीडियोस थे। बस उस पल मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने वहीं रूल्स बना दिए। प्राइवेट स्पेस अलग, कॉमन एरिया अलग। हम दोनों पूरे 10 मिनट तक बहस करते रहे। आखिरकार सेटलमेंट हुआ। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन कॉमन एरिया होंगे। बेडरूम प्राइवेट रहेगा। बालकनी उसका पर्सनल एरिया होगा क्योंकि उसे वहां अपने कपड़े सुखाने होते थे और वो नहीं चाहती थी कि मैं देखूं। मेरा कमरा साउथ साइड में था। धूप अच्छी आती थी, इसलिए मैं अपने कपड़े वहीं सुखा सकता था। उसके कमरे में तो धूप ऐसे आती थी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में ऑनेस्टी आती है। कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसने पानी बिजली का बिल देने की जिम्मेदारी ले ली। रूल्स फिक्स होने के बाद वो वापस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसके कमरे से रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज और तेज हो गई। मैं नाक खुजाते हुए सोचने लगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो वैसे भी पानी बिजली हार्डली इस्तेमाल करता हूँ, उससे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगे। शनिवार की सुबह मैं मजे से सपना देख रहा था कि अचानक धड़ाम, मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मैं डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ा। सामने जियांग शुए खड़ी थी, चेहरा पूरा घबराया हुआ। अगली बार अंदर आने से पहले नॉक कर लिया करो। तुम दरवाजा लॉक क्यों नहीं करते? तुम्हें ये टूटा हुआ दरवाजा देखकर लगता है इसमें लॉक है? ओह, मैं बस 2 हैंगर लेने आई। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या कर रहे थे? कोई सीक्रेट हैंडक्राफ्ट प्रोजेक्ट? हे भगवान, एक 6 फुट का आदमी होकर भी मैं उसकी बात सुनकर लाल हो गया। वो हैंगर लेकर जाने लगी, फिर अचानक मुस्कुराई। अरे वाह, कार्टून वाला अंडरवेयर भी पहनते हो? सीरियसली, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है क्या? चाहो तो 2 और गिफ्ट कर दूं? वो तुरंत भाग गई, लेकिन उसके जाते वक्त उसके कदमों की घबराहट साफ बता रही थी कि वो भी उतनी काम नहीं थी जितना दिखा रही थी। रूममेट लाइफ है भाई, थोड़ा एडजस्टमेंट तो बनता है। लेकिन मैं जो एडजस्टमेंट सोच रहा था उसका मतलब था एक दूसरे की बाउंड्रीज समझना। वो ऐसा नहीं सोचती थी। उसे मेरी बाउंड्रीज पता थी और उसे उन्हीं बाउंड्रीज के ऊपर डांस करना पसंद था। कभी भी बिल्ली की तरह चुपचाप मेरे कमरे में घुस आती, कभी मैं बाथरूम में होता और वो अचानक अंदर आ जाती, फिर खुद ही चीखने लगती, ऐसे जैसे एयर रेड सायरन बज गया। समझ नहीं आता था आखिर पैनिक किस बात का है, और उसे बेसिक लाइफ स्किल्स भी नहीं आती थी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के बाद बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ देती। कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन मास्टर शेफ बनने की कोशिश जरूर करती थी। एक बार तो पूरे घर में आग लगते लगते बची। हर बार मुझे गुस्से में उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता था। हाँ, एक बात अच्छी थी, वो सीखने में तेज थी। दूसरी बार खाना बनाते समय उसे पता था कि तेल में आग लगे तो पानी नहीं डालना चाहिए। उसने वॉशिंग लिक्विड डाल दिया। हाँ भाई, प्रोग्रेस हो रही थी। 16 जुलाई उसका बर्थडे था। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन वो पूरे दिन सोफा पर बैठकर मंत्र जप रही थी। आज ओवर टाइम मत लगना, आज ओवर टाइम मत लगना। मेरी नींद तक खराब हो गई। जब मैं गुस्से में उसे चुप कराने जा रहा था तब तक वो घर से निकल चुकी थी। उस दिन वो अनयूजुअली जल्दी में थी। उसका कमरा खुला रह गया था। मैं अंदर नहीं गया, बस दरवाजे से झांका। टेबल पर एक टेकअवे बॉक्स रखा था। उसमें आधा बंद थोड़ी सी खिचड़ी और 2 छोटे वेजिटेबल डिशेस बचे थे। यही उसका पिछली रात का डिनर था। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं नीचे गया, सब्जियां खरीदी और उसके आने के समय के हिसाब से खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते वक्त मैं खुद को ही गालियां दे रहा था। भाई,
तू आखिर कर क्या रहा है? जब वो वापस आई, टेबल पर 4 डिशेस, सूप और एक छोटा केक रखा था। वो दरवाजे पर ही फ्रीज हो गई। क्या आज तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं? नहीं, आज एक बेवकूफ का बर्थडे है। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? सुबह तुम थोड़ी और जोर से बोलती ना तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता। वो अचानक हंस पड़ी। तुम दिखते तो काफी डेंजरस हो, लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। फिर उसने धीरे से कहा, पापा के जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मैंने साय लिया। तुम लड़की हो, खूबसूरत हो, फिगर भी अच्छा है, बस भगवान ने तुम्हें एक एक्स्ट्रा डेंजरस माउथ दे दिया। बर्थडे के बाद वो कमरे में नहीं गई, सीधा आकर मेरे घुटनों पर सिर रखकर सो गई। और मैं पूरी रात जागता रहा। कोई गलत सोच नहीं थी भाई, बस मेरी टांग सुन्न हो गई। उस दिन के बाद हमारे बीच की ऑकवर्डनेस खत्म हो गई। हम साथ स्नैक्स खाते, टीवी देखते। उसे शायद मेरा शांत स्वभाव पसंद आने लगा था, और मुझे तो उसकी खूबसूरती पसंद थी। सिंपल। एक दिन वो बाथरूम में नहा रही थी और मैं बाहर बैठकर जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। अचानक अंदर से जोरदार चीख आई, आ गीजर में करंट आ गया। अगले ही पल जियांग शुए बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर भागती हुई निकली। उस पल मेरा दिमाग 3 सेकंड के लिए बंद हो गया। सच में सिस्टम हैंग हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बाकी कहाँ लीक हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले जाकर कपड़े पहन लो। उस इंसिडेंट के बाद वो मुझसे आंख मिलाने में शर्माने लगी। मुझे देखते ही रास्ता बदल लेती। करीब 3 महीने बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पेट में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे अंदर किसी ने ड्रिल मशीन चला दी हो। शुरू में लगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत बिगड़ती गई। मैं किसी तरह हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी जियांग शुए दौड़कर आई। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और कांप रहे थे। मैं दर्द से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बिना कुछ पूछे जैकेट पहनी, मुझे सहारा दिया और नीचे ले जाने लगी। भाई, वो 6ठी मंजिल थी। आज तक समझ नहीं आया वो पतली सी लड़की मुझे नीचे कैसे उतार लाई। टैक्सी बुलानी थी, लेकिन वो फोन घर पर भूल गई थी। आधी रात तक वो मुझे आधा उठाकर आधा घसीटकर इमरजेंसी रूम तक ले गई। जब मेरी ड्रिप खत्म हुई और होश लौटा, तब तक सूरज निकलने वाला था। डॉक्टर ने कहा, गैस्ट्रिक स्पैज्म है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। कोई बात नहीं, मैंने लीव ले ली। कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह रिकवर हो गया। उसका थैंक्स करने के लिए मैंने पूरा दिन किचन में मेहनत की। वो खाते खाते अचानक बोली, इतना अच्छा खाना बनाते हो, क्या जिंदगी भर मेरे लिए खाना बना सकते हो? उस वक्त मेरा दिमाग सीधा रोमांटिक मोड में चला गया। मैंने ऑलमोस्ट हाँ कर दी थी, लेकिन उसकी हंसी देखकर समझ आया, मैडम का मतलब सिर्फ खाना बनाना था, शादी वाड़ी नहीं। उस दिन के बाद उसने बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया। हर शाम किचन में मेरे साथ चिपकी रहती, कहती घर का खाना चीप भी है और हेल्थी भी। मैं ऊपर से भले कंप्लेन करता था, लेकिन जब भी याद आता कि उसने मुझे अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी, तो मेरी कुकिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाती। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। खाना तैयार था, फिर भी वो खाने नहीं आई। मैं उसके कमरे में गया, देखा वो बिस्तर पर मुंह छिपाकर रो रही थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ? किसने परेशान किया? कुछ हुआ है तो साफ साफ बोलो, हम दोस्त है ना। असल में मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जियांग शुए कंपनी में कभी ओवरटाइम नहीं करती थी। टाइम खत्म मतलब सीधा घर। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे भी कॉर्पोरेट स्लेवरी समझने लायक नहीं थी। ऊपर से उसने मेरी वजह से लीव ली थी, इसलिए मैनेजर इनडायरेक्ट तरीके से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। वो सुबकते हुए बोली, अगर निकालना है तो निकाल दें, लेकिन कॉम्पेंसेशन पूरा देना चाहिए ना। मैंने सिर हिलाया, बस इतनी सी बात, टेंशन मत लो, ये मामला अब मैं देखूंगा। उसकी कंपनी स्मॉल लोन बिजनेस करती थी। अगले दिन मैंने ढंग के कपड़े पहने, दाढ़ी साफ की, अपनी पुरानी फेक ब्रांडेड वॉच निकाली और फुल एटीट्यूड में उसकी कंपनी पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोली, सर डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन अब होने वाली है। अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ, मुझसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी सूट पहनकर हांफता हुआ आया। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। मेरी यादों वाली फोटो से पूरा मैच कर रहा था। वही था। वो बनावटी मुस्कान के साथ बोला, सर नमस्ते, किस तरह की सर्विस चाहिए? थोड़ा फंड चाहिए। 2 मिलियन। 2 मिलियन? मैंने सीधा कहा, अबे 200 रुपए चाहिए होते तो पेटीएम से निकाल लेता। उस दिन मैं उस हरामखोर मैनेजर को पकड़कर ऐसी ऐसी बातें करवाता रहा कि बेचारा कंफ्यूज हो गया। कभी बिजनेस की बात, कभी प्रोडक्ट्स की, कभी पोएट्री, कभी फिलॉसफी, कभी लाइफ गोल्स, और आखिर में बिना नंबर दिए ऐसे निकल गया जैसे कोई अंडरकवर एजेंट हूँ। अगले दिन फिर पहुंच गया, फिर उसके अगले दिन, पूरा 1 हफ्ता लगातार। आखिरकार उसकी अक्ल ठिकाने आई। उसे समझ आया कि मैं लोन लेने नहीं, उसकी जिंदगी का सर्कस बनाने आया हूँ। उसके बाद जब भी जाता वो मुझे इग्नोर करने लगा। लेकिन भाई, मैं सेल्फ मीडिया वाला आदमी हूँ, मेरे पास पैसा भले ना हो, कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं। मैंने अपने अकाउंट पर बस एक मदद वाला पोस्ट डाला और बस पूरा इंटरनेट जस्टिस मोड में एक्टिवेट हो गया। कोई बोला, भाभी को लेकर पहुंच रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं हथौड़ा लेकर आ रहा हूँ। एक भाई तो अभी अभी जेल से निकला था, बोला देश बेचकर पॉकेट मनी कमाने का एक्सपीरियंस है, जरूरत हो तो बताना। सच कहूँ तो आजकल के नेटिजन्स कमाल के हैं, बातें भी मजेदार करते हैं। दिल खुश हो गया। कुछ ही दिनों में वो मोटा मैनेजर टूट गया। खुद मुझे फोन किया। कॉल उठाते ही मैंने साफ बोल दिया,
एम्प्लॉई को निकालना है तो निकालो, लेकिन कॉम्पेंसेशन पूरा दो, सब लीगल तरीके से करो, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फोन कटने के 5 मिनट बाद ही जियांग शुए भागती हुई मेरे पास आई। चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उन्होंने पैसे देने मान लिया। उस दिन जब वो रेजिग्नेशन देने गई, मैं भी उसके साथ गया। मैनेजर ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा करेला बन गया। पास खड़े सेल्स वाले तो ऐसे घूर रहे थे जैसे मौका मिले तो यहीं गाड़ दें, और मैं तो बड़े प्यार से हाथ हिलाकर हेलो बोल रहा था। जियांग शुए पूरी शॉक थी। तुम्हारी इन लोगों से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई लगती है। हाँ, काफी डीप इंटरेक्शन हुआ है। उसके बाद जियांग शुए पूरे 1 हफ्ते घर पर आराम करती रही, रोज लेट उठना, फिर मेरा बनाया खाना खाना। एक दिन कंप्लेंट करने लगी। मैं सिर्फ 1 हफ्ते में 3 किलो मोटी हो गई। आराम पूरा होने के बाद उसने फिर रेज्यूमे भेजना शुरू किया। इंटरव्यूज, एप्लीकेशंस, कॉल्स। एक पल के लिए सच में मेरा मन हुआ कि उसे बोल दूं, चलो दोनों मिलकर कंटेंट क्रिएशन करते हैं। घर में साथ रहना, साथ खाना, साथ काम करना, लाइफ काफी अच्छी लगती। हाँ, मानता हूँ मेरे अंदर सेल्फिशनेस थी। घर में इतनी खूबसूरत लड़की हो तो मूड अपने आप अच्छा रहता है, लेकिन फिर एक फोन कॉल ने सब गड़बड़ कर दिया। जियांग शुए को नई जॉब मिल गई, सिफांग डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मेरे घर से मेट्रो में पूरा 1 घंटा लगता था। उस रात हमने सेलिब्रेशन किया। थोड़ा नशा चढ़ा तो मैंने कैजुअली पूछा, तो कब शिफ्ट हो रही हो? जरूरत हो तो मदद कर दूं? वो मुझे देखकर बोली। मैंने कब कहा कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ? अरे तुम्हारा ऑफिस इतना दूर है ना। दूर कहाँ है? मैंने तुरंत कहा। तुम तो पहले 40 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवल से भी घर बदलने को तैयार हो जाती थी। फिर मैं हंसते हुए बोला, कोई तंग करे तो भाई को बुला लेना। तभी अचानक मकान मालिक अंदर आ गया। बहुत माफ कीजिए, मैंने ये घर बेच दिया है। नया बायर जल्दी पोजेशन चाहता है। आप लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं वहीं फ्रीज हो गया। फिर धीरे से जियांग शुए की तरफ देखा। अब कहाँ जाओगी? शायद सिफांग डिस्ट्रिक्ट। ऑफिस के पास रहना आसान होगा। और तुम? मैं शायद आउटस्कर्ट्स चला जाऊं। सस्ता होगा और शांत भी, इंस्पिरेशन भी मिलेगा। हम दोनों में से किसी ने भी फिर साथ रहने की बात नहीं की। अजीब सी समझदारी थी हमारे बीच, शायद इसलिए क्योंकि सब बहुत जल्दी हुआ था। पहले लड़ाई, फिर समझना, फिर एक दूसरे के साथ खड़ा होना। अगर हमारे पास सिर्फ 6 महीने और होते तो शायद मैं हिम्मत करके उससे पूछ लेता, क्या पूरी जिंदगी साथ रहना चाहोगी? लेकिन उस समय ऐसा बोलना कुछ ज्यादा सस्पिशियस लगता। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, वो अगर चाहो तो मैं भी सिफांग डिस्ट्रिक्ट में घर ढूंढ लूं। 2 लोग मिलकर रेंट बांट लेंगे। उसने धीरे से कहा, हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, कल ही उसके साथ रहने का प्लान बना लिया। जिस दिन वो जा रही थी मैं उसका सामान नीचे उतार रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारकर धूल हटाई, फिर मुस्कुराकर बोली, एक हग नहीं मिलेगा? मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप है ना। लेकिन अगले ही पल मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जब उसकी छोटी सी शिफ्टिंग वाली गाड़ी दूर जा रही थी, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर उगती हुई फीलिंग्स भी उसके साथ चली गईं। मुझे याद भी नहीं कि वो मेरी बाहों से कैसे अलग हुई, ना ये याद है कि हमने गुड बाय कैसे कहा। बस उसके गले लगाने के वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ 4 शब्द घूम रहे थे, किस्मत बड़ा कमीना खेल खेलती है। आखिर में मैं खाली सड़क की तरफ हाथ हिलाता रह गया। उसके बाद हमारी चैट हिस्ट्री 6 सितंबर पर जाकर रुक गई। अगले दिन मैं भी शिफ्ट हो गया, दोस्तों को बुलाया, पूरा दिन सामान उठाते उठाते निकल गया। रात को सबके साथ बारबेक्यू खाने बैठ गए। उसी फेमिलियर माहौल ने मुझे वापस रियलिटी में लापटका। दिल में जो उसकी याद भारी होकर बैठी थी, थोड़ी हल्की लगी। एक दोस्त ने पूछा, और वो खूबसूरत रूममेट? चली गई। तूने साथ क्यों नहीं रखा? उसका ऑफिस अलग एरिया में है, मेरे साथ रहकर क्या करती? वो अचानक जोर से बोला, सच बता, अभी भी पसंद करता है ना उसे? नहीं, झूठ मत बोल। फिर उसने सीधा वार किया, अगर नहीं पसंद थी तो तूने 2 बेडरूम वाला घर क्यों लिया? उसके शब्द हथौड़े की तरह दिमाग पर लगे। हाँ, मैं अकेला आदमी होकर भी 2 बेडरूम क्यों ले रहा था? और सबसे बड़ी बात, मैंने ऐसा घर चुना जो महंगा था लेकिन सिफांग डिस्ट्रिक्ट के बहुत करीब था। शायद सच में मेरे सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि जियांग शुए वापस आएगी। लाइफ फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ हैबिट्स बदल नहीं पाई। जैसे आज भी मैं जरूरत से ज्यादा खाना बना देता था। अब भी बाहर का खाना ऑर्डर करने का मन नहीं करता था। पहले जैसी आलस वाली लाइफ भी खत्म हो गई थी। मैं रेगुलरली घर साफ करने लगा था। दूसरा बेडरूम खाली था, फिर भी उसे हमेशा चमकाकर रखता। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली लगातार चमक रही थी। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हॉरर स्क्रिप्ट लिख रहा था। सोच रहा था, डरावना क्या होगा, बिस्तर के नीचे भूत या दरवाजे के बाहर? सोचते सोचते मैं झुककर बेड के नीचे देखने लगा, और फिर होली शिट, वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज पड़ी थी जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो यूएसबी ड्राइव जो जियांग शुए ने सपोजिडली फेंक दिया था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं डर के मारे उछल पड़ा, दरवाजा खोला और सामने बारिश में भीगी हुई जियांग शुए खड़ी थी। क्या हुआ, हेल्प नहीं करोगे? मैं हक्का बक्का रह गया। जियांग शुए, ये क्या चल रहा है? आजकल ब्रोकर्स बहुत लूट रहे हैं। सोचा सीधा तुम्हें रेंट दे दूं, ब्रोकरेज बच जाएगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, नए रूममेट को वेलकम करने का तरीका बड़ा यूनिक है तुम्हारा। मैंने जल्दी से कहा, पहले जाकर नहा लो।
वरना बीमार पड़ जाओगी। वो तुरंत पूछ बैठी, इस घर का गीजर करंट तो नहीं मारता? नहीं, मैं कई बार खुद टेस्ट कर चुका हूँ। फिर मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें मेरा नया एड्रेस मिला कैसे? ब्रोकर से पूछा, हम दोनों सेम ब्रोकर यूज करते हैं, भूल गए? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा आदमी है वो। वो बोली, हाँ, उतना भी ब्लैक हार्टेड नहीं जितना तुम कहते थे। मैंने सिर हिलाया। मैं उसके कैरेक्टर की नहीं, उसके रंग की बात कर रहा था। भाई सच में बहुत काला है। वो हंसते हुए गेस्ट रूम में चली गई। मैं सोफा पर बैठा रहा। मेरी उंगलियों में अब भी उसकी भीगी हुई बॉडी की ठंडी नमी बाकी थी। मैं उठकर किचन गया। जो एक्स्ट्रा खाना बनाया था उसे दोबारा गर्म किया। मुझे पता था कमरा साफ करने के बाद उसे भूख लगेगी। उसकी एपेटाइट मुझे अच्छी तरह पता थी। दिखने में पतली थी, लेकिन खाने में किसी योद्धा से कम नहीं। पुराने घर में जब भी मैं 4 डिशेज और सूप बनाता था, वो हमेशा मुझसे आधा कटोरा ज्यादा चावल खाती थी। कुछ देर बाद उसका दरवाजा खुला। वो हल्के गुलाबी रंग की स्लीपवेयर पहनकर बाहर आई और सोफा पर बैठ गई। टेबल पर गरम खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सच में दोबारा गरम किया? तुमने कहा था पेट भरा है, लेकिन खुशबू सूंघकर 2 कौर और खा लोगी। वो हंस पड़ी, फिर बिना फॉर्मेलिटीज के सीधे चॉपस्टिक्स उठाकर खाने लगी। न बारिश वाली हालत बची थी, न अलग रहने वाली दूरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। मैं सामने बैठा उसे देखता रहा। चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने कैजुअली पूछा, उस नई रूममेट के साथ तो बड़ा अच्छा रहने वाली थी, फिर अचानक यहाँ क्यों? इतनी बारिश में भागती हुई चली आई। डर नहीं लगा कि मेरी नई गर्लफ्रेंड आ चुकी होगी? उसके हाथ रुक गए, कानों तक हल्की लालिमा फैल गई। फिर धीरे से बोली, उस लड़की के साथ रहना इम्पॉसिबल था। पहले दिन से कंप्लेन शुरू कर दी। कहती थी मैं ज्यादा देर नहाती हूँ, रात को उठती हूँ तो आवाज करती हूँ। जैसे जैसे वो बोल रही थी उसका चेहरा उतरता जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब होता था जब ऑफिस वाले उसे परेशान करते थे। आखिर में उसकी आवाज धीमी हो गई, सिर झुक गया, कान इतने लाल हो गए थे जैसे अभी धुआं निकल जाएगा। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाल अब भी उतने ही मुलायम थे। मैंने धीरे से कहा, अगर वापस आना चाहती हो तो आ जाओ। वैसे भी ये 2 बेडरूम का घर है, एक कमरा खाली ही पड़ा है और तुम्हारे आने से घर थोड़ा वार्म लगेगा। वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। सच में तुम्हें मैं परेशान नहीं लगती? परेशान बिल्कुल लगती हो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, बेसिक लाइफ स्किल्स 0 हैं और हमेशा मेरी चीजें छिड़ती रहती हो। फिर मैं मुस्कुराया, लेकिन क्या करें, चेहरा इतना अच्छा है कि रख ही लेते हैं। वो तुरंत खुश होकर हंस दी। मैंने उंगली उठाई, लेकिन कंडीशंस हैं। पहली, मेरे स्टडी रूम में बिना परमिशन मत घुसना। मेरे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और USB को हाथ नहीं लगाना, वो मेरी जान है। दूसरी, खाना मैं बनाऊंगा, लेकिन बर्तन, टेबल और कूड़ा सब तुम्हारा काम। तीसरी, नहाने से पहले गीजर मैं चेक करूंगा। पिछली बार जैसी स्टंटबाजी दोबारा नहीं। वो तुरंत सिर हिलाने लगी। ठीक है, मैं सब सुनूंगी, कुछ नहीं छूंगी, बर्तन भी धोऊंगी और बिना चेक कराए बाथरूम में नहीं जाऊंगी। उसकी बातों पर मैं बस हंस दिया, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता था। उसकी प्रॉमिसेस की एक्सपायरी डेट दूध से भी छोटी थी। 2-4 दिन बाद फिर वही होगा। वो मेरी बाउंड्रीज के ऊपर फिर से ट्रैम्पोलिन की तरह कूदती मिलेगी। लेकिन मुझे उसकी इन हरकतों पर अब गुस्सा नहीं आता था। सच कहूं तो खाली और ठंडे घर से बेहतर था कि वो कभी कभी थोड़ी शरारत कर दे। कम से कम घर में इंसानों वाली फीलिंग तो आती थी। थोड़ा नॉइज, थोड़ा लाइफ, थोड़ा वार्मथ। खाना खत्म होने के बाद जियांग शुए खुद ही प्लेट्स उठाकर किचन में चली गई। नल खोला और बर्तन धोने लगी। मैं किचन के दरवाजे से टिककर उसे देखता रहा। उसके हाथ अब भी उतने ट्रेंड नहीं थे। हर प्लेट ऐसे पकड़ रही थी जैसे अभी हाथ से फिसलकर टूट जाएगी। फिर मुझे अचानक याद आया, वैसे तुम्हें मेरा नया एड्रेस मिला कैसे? ब्रोकर ने सच में दे दिया? मुझे तो लगा था वो प्राइवेसी रूल्स फॉलो करेगा। जियांग शुए ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैंने ब्रोकर भाई को बहुत मनाया, उसके लिए मिल्क टी भी खरीदी। फिर मैंने बोला कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बस थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, अब पैचअप करना है। उसका दिल पिघल गया। फिर उसने एड्रेस दे दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। और हाँ, उसने ये भी बताया कि जब तुम घर ढूंढ रहे थे तब खास तौर पर 2 बेडरूम फ्लैट पूछ रहे थे। कह रहा था एक कमरा जानबूझकर खाली छोड़ रहे हो। उसे तभी लग गया था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं तुरंत डिफेंसिव मोड में चला गया। अरे बकवास मत सुनो उसकी, मुझे बस बड़ा घर पसंद है, एक रूम रहने के लिए, एक स्टडी रूम के लिए, बस। हाँ। वो मुस्कुराई, बिल्कुल मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। फिर अचानक उसने पुरानी बात याद दिलाई। तो वो कौन था जो पुराने घर में मुझसे पूछ रहा था कि साथ में सिफांग डिस्ट्रिक्ट चलोगी? मैंने खांसते हुए कहा, बच्चों की तरह पुरानी बातें मत निकालो, जाओ पहले बाल सुखाओ, वरना कल सिर दर्द होगा, फिर हॉस्पिटल लेकर मुझे ही भागना पड़ेगा। मुंह से चाहे कुछ भी बोल रहा था, लेकिन अगले ही पल मैं खुद हेयर ड्रायर लेकर आ गया, प्लग लगाया और उसके बाल सुखाने लगा। जियांग शुए थोड़ा चौंकी, फिर चुपचाप सोफा पर बैठ गई। मैं उसके पीछे खड़ा था। मेरी उंगलियों में उसके लंबे बालों के बीच धीरे धीरे गुजर रही थीं। हेयर ड्रायर की गर्म हवा चल रही थी। उसके बाल मेरी उंगलियों में उलझ रहे थे, इतने मुलायम थे कि अनरियल लग रहे थे। पूरा घर शांत था, बस हेयर ड्रायर की हुसेस वाली आवाज।
और उसी पल मेरे दिल में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया, काश ये पल ऐसे ही हमेशा चलता रहे। थोड़ी देर बाद उसने किचन की तरफ देखा और उठने लगी। मैं कुछ बनाऊं? मैं तुरंत बोला, पिछली बार पूरा घर जलाने वाली थी, अब फिर एक्सपेरिमेंट करोगी? बाहर जाओ, मैं बना देता हूँ। 10 मिनट। वो ओबीडियंट बच्ची की तरह किचन के बाहर खड़ी हो गई, दरवाजे से टिककर मुझे देखती रही। आंखें बिल्कुल फैन गर्ल जैसी चमक रही थीं। चेन मो, तुम सब कुछ कैसे कर लेते हो? खाना बनाना आता है, चीजें रिपेयर करना आता है, मुझे प्रोटेक्ट करना आता है। तुम सीरियसली बहुत अमेजिंग हो। उसकी तारीफ सुनकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन हाथ चलते रहे। 2 एग्स फ्राई किए, 2 ब्रेड टोस्ट किए, मिल्क गरम किया, सिंपल ब्रेकफास्ट तैयार। जब तक मैं टेबल लगा रहा था, वो फेस वॉश करके वापस आ गई। फिर टेबल पर बैठते ही ऐसे खाने लगी जैसे 3 दिन से भूखी हो। वाह, इतना टेस्टी! तुम इतने टैलेंटेड क्यों हो? बाहर वाले ब्रेकफास्ट से भी बेटर है। फिर उसने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, क्या मुझे रोज तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट मिलेगा? मैंने फेक एटीट्यूड में कहा, डिपेंड्स ऑन माई मूड। अगर मैं काम में बिजी हुआ तो खुद ऑर्डर कर लेना। वो बस मुस्कुरा दी। उस वक्त खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, इतनी सॉफ्ट और वार्म कि कुछ पल के लिए मेरी आंखें भी उस पर अटक गईं। और उसी पल मुझे लगा, शायद जिंदगी का असली मतलब यही है। 1 घर, 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम। सुबह कोई साथ ब्रेकफास्ट करे और शाम को कोई घर लौटने का इंतजार करे। उसके बाद लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लगी। जियांग शुए की नई जॉब एडमिन पोजीशन की थी। सुबह 9 से शाम 6, कभी कभी ओवर टाइम भी। मैं रोज उससे 10 मिनट पहले उठ जाता, ब्रेकफास्ट बनाता। वो जल्दी जल्दी खाकर भागती हुई ऑफिस निकल जाती, और शाम को जब वो लौटती तब तक डिनर लगभग रेडी होता। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, उसने अपनी बात निभाई। खाने के बाद खुद बर्तन धोती, किचन साफ करती, लिविंग रूम भी क्लीन रखती। हाँ, कभी कभी अब भी छोटी मोटी बेवकूफियां कर देती थी, लेकिन पहले से बहुत इंप्रूव हो गई थी। और मैं अब भी वही हॉरर सेल्फ मीडिया वाला आदमी था। घर में बंद रहकर स्क्रिप्ट्स लिखना, इलस्ट्रेशंस बनाना, वीडियोस एडिट करना। लाइफ सिंपल थी, लेकिन स्ट्रेंजली पीसफुल। जब जियांग शुए जल्दी घर आ जाती तो क्वाइटली सोफा पर बैठकर किताब पढ़ती या फोन चलाती रहती, मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। कभी कभी साइलेंटली मेरे लिए गर्म पानी रख जाती। और इसी नॉर्मल सी जिंदगी में धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक अजीब सा अनस्पोकन रोमांस, जैसे 2 लोगों के बीच एक पतली सी ग्लास वॉल हो। दोनों को पता है उसके पीछे क्या है, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं रहा। जैसे टीवी देखते देखते वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर रख देती, हॉरर सीन आते ही मेरी बांह पकड़कर पूरी की पूरी मुझसे चिपक जाती, पूरा कांप रही होती, लेकिन मुंह से फिर भी बोलती, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। हाँ, बिल्कुल नहीं। कभी मैं देर रात तक काम करता तो वो लिविंग रूम की लाइट चालू छोड़ देती, मेरी टेबल पर गर्म दूध रख जाती, फिर खुद क्वाइटली सोने चली जाती। बारिश वाले दिनों में मैं उसका ऑफिस टाइमिंग कैलकुलेट करके मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता। वो मेरी बांह पकड़कर पानी में छप छप करते हुए चलती, चेहरे पर ऐसी स्माइल होती जैसे दुनिया की सारी खुशी उसी के पास हो। वीकेंड पर हम दोनों शायद ही बाहर जाते, ज्यादातर घर में पड़े रहते। मैं काम करता रहता, वो घर साफ करती या स्नैक्स बनाना सीखती। सक्सेस रेट आज भी क्वेश्चनेबल था, लेकिन जब भी कुछ बनाती सबसे पहले मुझे खिलाती। एक शनिवार मैं वीडियो एडिटिंग में इतना डूबा हुआ था कि लंच करना भूल गया। जियांग शुए ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप किचन में गई और ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर वॉन्टन बनाना सीखने लगी। जब मैं फाइनली कमरे से बाहर आया तो टेबल पर टेढ़े मेढ़े वॉन्टन रखे थे, कुछ फटे हुए, कुछ से फिलिंग बाहर निकल रही थी। वो एप्रन पहने खड़ी थी, हाथों पर आटा लगा था और चेहरे पर प्योर एक्सपेक्टेशन। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा, फिर एक स्पून उठाकर टेस्ट किया। सरप्राइजिंगली स्वाद बुरा नहीं था, बस नमक थोड़ा ज्यादा था। वो टेंशन में पूछने लगी, कैसा है? बहुत खराब बना क्या? मैं हंस पड़ा, नहीं, बस थोड़ा कम नमक डालना अगली बार। फिर मैंने पूरा बोल खत्म कर दिया। वो इतनी खुश हुई जैसे किसी किंडरगार्टन बच्चे को स्टार स्टिकर मिल गया हो। उस दोपहर हम बालकनी में बैठे धूप सेंक रहे थे। वो आंखें बंद करके कुर्सी पर लेटी थीं, फिर अचानक बोली, चेन मो, तुम्हें लगता है हम सिर्फ रूममेट्स हैं? मैंने उसकी तरफ देखा, धीरे से कहा, हम सबसे अच्छे रूममेट्स हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं समझ रहा था, लेकिन फिर भी समझने का नाटक कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार सिर्फ धीरे से बोली, हूं। असल में हम दोनों जानते थे, हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे निकल चुका था। बस हम दोनों किसी सही समय का इंतजार कर रहे थे, किसी ऐसे पल का जब हम फाइनली दिल की बात बोल पाएं। दिन बीतते गए, मौसम ठंडा होने लगा, लेट ऑटम आ गया, लेकिन घर पहले से ज्यादा गर्म महसूस होने लगा। अब घर लौटते ही खाने की खुशबू आती थी, कोई बात करने वाला होता था,
अब वो अकेलापन नहीं बचा था, और शायद इसी वजह से मैं इस जिंदगी का आदी होता जा रहा था, और उतना ही डर भी रहा था कहीं ये सब छिन न जाए। एक वीकेंड हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी ग्लूमी वेदर। हम दोनों बाहर जाने के मूड में नहीं थे। मैं पुराने वीडियो मटेरियल्स अरेंज कर रहा था। जियांग शुए सोफा पर कुशन पकड़कर फोन चला रही थी। पूरा माहौल शांत और कोजी था। फिर अचानक उसने लंबी सांस ली, फोन साइड में रखा, घुटनों को पकड़कर चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। काम रोककर उसके पास गया, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा? मैंने आवाज बहुत सॉफ्ट रखी। डर था कहीं वो और टूट न जाए। काफी देर तक वो चुप रही, फिर धीरे से सिर उठाया। आंखें लाल थीं, आंसू भरे हुए। कांपती आवाज में बोली, आज पापा की डेथ एनिवर्सरी है। मुझे तुरंत उसका बर्थडे याद आया। उसी दिन उसने बताया था कि उसके पिता गुजर गए थे। इलाज में पूरा पैसा खत्म हो गया था, इसीलिए उसे बाहर आकर काम करना पड़ा। सस्ते रेंटेड हाउस में रहना पड़ा। मैंने कभी उसके पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। डर था कहीं उसके घाव फिर से न खुल जाएं। मैंने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया और बच्चे की तरह उसकी पीठ थपथपाने लगा। बस फिर क्या था, वो टूट गई, मेरी छाती से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने में दबा हुआ दर्द था, अकेलापन था, इतने समय की सारी तकलीफें थीं। मैं उसे पकड़कर बैठा रहा, उसका कांपता हुआ शरीर महसूस कर सकता था। दिल अंदर से कसने लगा। इतनी चेयरफुल दिखने वाली लड़की अपने अंदर इतना दर्द छिपाकर घूम रही थी। वो पहले एक अच्छी फैमिली में पली बढ़ी थी, माँ बाप की लाडली बेटी, जिस चीज की जरूरत होती मिल जाती। फिर अचानक उसके पिता बीमार पड़े, सारा पैसा इलाज में चला गया और आखिरकार वो भी चले गए। एक दिन में उसकी जिंदगी बदल गई। प्रिंसेस से सीधे स्ट्रगलिंग एम्प्लॉई। किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता। बहुत देर रोने के बाद वो धीरे धीरे शांत हुई। आंखें पूरी सूज गई थीं, नाक लाल हो चुकी थी। वो अब भी मेरी बाहों में थी। धीरे धीरे उसने अपना पास्ट बताना शुरू किया। पापा पहले छोटा बिजनेस करते थे, घर की हालत अच्छी थी। मैंने बचपन में कभी तकलीफ नहीं देखी। पढ़ाई में जियांग शुए कभी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने उसे कभी डांटा नहीं। वो हमेशा बस यही कहते थे, मेरी बेटी खुश रहे वही काफी है। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थीं। उसके बाद उसके पापा ने अकेले ही उसे पाला। जो मांगा वो दिया, जितना प्यार दे सकते थे दिया। 3 साल पहले अचानक उसके पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो भी लास्ट स्टेज। उस वक्त जियांग शुए अभी कॉलेज में थी। ये खबर सुनते ही उसकी दुनिया जैसे रुक गई। इलाज के लिए घर बेच दिया गया, बिजनेस खत्म हो गया, सारी सेविंग्स चली गईं। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक, जिससे हो सकता था सबसे पैसे उधार लिए। लेकिन आखिर में फिर भी उसके पापा को बचाया नहीं जा सका। जिस दिन वो गए, उन्होंने जियांग शुए का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, अपना ध्यान रखना, कभी खुद को मजबूर मत करना, खुश रहना, और किसी ऐसे इंसान को चुनना जो सच में तुमसे प्यार करे। मेरी तरह अकेली मत रहना। जियांग शुए ने रोते हुए उनसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके बाद वो हर बार टूट जाती थी जब किसी और को अपने पापा के साथ देखती। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने होम टाउन में नहीं रहना चाहती थी। हर चीज उसे अपने पापा की याद दिलाती थी, इसलिए वो अकेले इस शहर में आ गई। सबसे सस्ता कमरा ढूंढा, जो जॉब मिल सकती थी की। रिश्तेदारों से बात करना भी कम कर दिया। डर था कि अगर किसी ने पूछ लिया कैसी हो, तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगी। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। पुराने घर में मैं हमेशा तुमसे लड़ती रहती थी ना, तुम्हारी चीजें छेड़ती थीं। असल में मैं बहुत अकेली थी, बस चाहती थी कोई मुझसे बात करे। उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। फिर तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए लड़ाई की, मेरी तरफ खड़े रहे। तब पहली बार लगा कि ये शहर इतना ठंडा नहीं है, किसी का साथ होना कितना अच्छा होता है। फिर वो हल्का सा हंसी, लेकिन आंखों से आंसू फिर गिर पड़े। जब हम अलग हुए थे ना, मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, कहीं भी रहती घर जैसा फील नहीं आता था। सिर्फ तुम्हारे साथ रहने पर ही मन शांत रहता है। उसने एक ही सांस में दिल की सारी बातें कह दी। जो दर्द इतने समय से अंदर दबा रखा था, सब बाहर आ गया। मैं उसे चुपचाप सीने से लगाए बैठा रहा। दिल इतना भारी हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। ये लड़की बाहर से कितनी केयरलेस और नॉइजी लगती थी, लेकिन अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसकी सारी बदतमीजियां, उसकी शरारतें, उसकी चाइल्डिश हरकतें असल में खुद को बचाने का तरीका थीं। वो अंदर से अब भी बस एक छोटी सी लड़की थी जिसे प्यार चाहिए था। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया, धीरे लेकिन बहुत सीरियस आवाज में कहा, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूं, तुम्हारे पापा की जगह तो कभी नहीं ले सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जियांग शुए ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में एक अजीब सी उम्मीद भी। वो धीरे से बोली, सच? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, कभी नहीं। हर बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगा। तुम्हें कोई रुलाएगा तो मैं उससे लड़ूंगा। तुम अकेली फील करोगी तो मैं तुम्हें पास रखूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक? उसने जोर से सिर हिलाया, फिर सीधे मेरे सीने से लिपट गई, चेहरा मेरी छाती में छिपाकर धीरे से बोली, ठीक है, हमेशा साथ रहेंगे। उस पल ऐसा लगा जैसे दो अकेले लोग आखिरकार अपना घर ढूंढ चुके हों। हमारे बीच जो फीलिंग्स इतने समय से छुपी हुई थीं, उन सबको आखिर नाम मिल गया। अब हम दोनों समझ चुके थे, हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं, जरूरत बन चुके हैं। उस रात मैंने उसकी पसंद की ढेर सारी डिशेस बनाई, जूस की बोतल खोली और उसके साथ बैठकर उसके पापा को याद किया। मैंने उससे कहा, अब हर साल इस दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी पापा की याद आए मुझे बता देना। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों का दुख थोड़ा हल्का हो चुका था। अब वहां डर कम था और सुकून ज्यादा। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसे लगा अब वो इस शहर में अकेली नहीं है। अब उसके पास लौटने के लिए एक घर है और उस घर में मैं था। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल चलने लगी। देखते देखते विंटर आ गया। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन घर पहले से ज्यादा गर्म महसूस होता था। हमारा रिश्ता भी अब रूममेट वाला नहीं रहा था। हम प्रैक्टिकली कपल बन चुके थे। बस ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था। बाकी हर चीज तो कपल्स वाली ही थी। लेकिन जिंदगी कभी पूरी स्मूथ नहीं चलती। थोड़े थोड़े स्टॉर्म्स आते रहते हैं और वही फीलिंग्स को टेस्ट करते हैं। अच्छी बात बस ये थी, हर मुश्किल में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जियांग शुए की नई कंपनी में उसका बॉस एक 40 साल का क्रीपी आदमी था। पहले से ही उसके इरादे गंदे लगते थे। कभी अकेले ऑफिस में बुलाना, कभी ओवर टाइम के नाम पर रोकना, कभी पर्सनल काम करवाना। जियांग शुए सब सह रही थी, मुझे नहीं बता रही थी। उसे डर था मैं गुस्से में कुछ कर न दूं। लेकिन एक रात वो करीब 10 बजे घर लौटी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। घर में घुसते ही सीधे मेरे सीने से लिपट गई और रोने लगी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ? किसी ने कुछ किया? काफी देर बाद उसने टूटी आवाज में बताया, आज उसका बॉस फिर ऑफिस में उसे रोककर गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी और जाते जाते उसने धमकी भी दी, अगर किसी को बताया तो नौकरी से निकाल दूंगा। बस मेरे अंदर का पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो गया। इतना गुस्सा आया कि हाथ कांपने लगे। उस वक्त सच में मन कर रहा था जाकर उस आदमी का मुंह तोड़ दूं। मेरी लड़की को कोई हाथ लगाए और मैं चुप रहूं? इम्पॉसिबल। लेकिन जियांग शुए डर गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज इम्पल्सिव मत बनो। वो कंपनी का सीनियर है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वर्स्ट केस मैं रिजाइन कर दूंगी। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। रिजाइन? क्यों? गलती उसकी है, सजा तुम्हें क्यों मिले? जिसने तुम्हें परेशान किया है उसे प्राइज देना पड़ेगा। मैंने बहुत कामली लेकिन फर्मली कहा, ये मैटर अब मैं हैंडल करूंगा। उस रात मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, सीधे जाकर लड़ाई भी नहीं की। पहले एविडेंस कलेक्ट किया, उसके चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, फिर उसके कुछ ट्रस्टेड कॉलीग से बात की। तब पता चला वो आदमी सिर्फ जियांग शुए को नहीं, कई फीमेल एम्प्लॉयज को परेशान कर चुका था। बस सब नौकरी जाने के डर से चुप थी। लेकिन मैं इतने साल सेल्फ मीडिया फील्ड में रह चुका था, ऐसे क्रीप्स को एक्सपोज कैसे करना है अच्छे से आता था। मैंने सारे प्रूफ्स एनोनिमसली कंपनी हेडक्वार्टर्स की डिसिप्लिनरी टीम को भेज दिए। फिर कुछ लोकल ब्लॉगर्स और मीडिया कॉन्टैक्ट्स के जरिए इनडायरेक्टली इश्यू उठवाया। सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इतना हिंट दे दिया कि प्रेशर बन जाए। साथ ही एक लॉयर फ्रेंड से लीगल एडवाइस भी ले ली। 2 दिन बाद कंपनी हेडक्वार्टर्स से लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। वो क्रीपी बॉस शुरुआत में झूठ बोलता रहा, लेकिन एविडेंस बहुत सॉलिड था। ऊपर से दूसरी लड़कियां भी सामने आ गईं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कंपनी ने तुरंत उसे फायर कर दिया, पब्लिक अपॉलॉजी दी और फ्यूचर में ऐसी चीजें रोकने का प्रॉमिस भी किया। जब जियांग शुए को ये सब पता चला, वो लिटरली शॉक्ड थी। चेन मो, तुम इतने जल्दी सब कैसे सॉल्व कर लेते हो? मुझे लगा था बहुत लंबा मामला होगा। मैं थोड़ा एटीट्यूड में बोला, ऑब्वियसली, आखिर तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो? ये बोलते ही मेरा दिमाग फ्रीज हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार उसे ओपनली गर्लफ्रेंड कह दिया था। मेरे कान तुरंत लाल हो गए। जियांग शुए भी कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक रह गई। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आई। वो पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे गाल पर किस कर दिया। धीरे से बोली, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। अब जिंदगी भर मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस पल दिल लिटरली पिघल गया। मैंने उसे बाहों में खींचा और धीरे से किस किया। वो कोई फिल्मी ड्रामेटिक किस नहीं था, बस बहुत सॉफ्ट, बहुत वार्म और बहुत सच्चा। उस किस में हमारी सारी फीलिंग्स थीं, सारा इंतजार था। उस दिन के बाद हम ऑफिशियली कपल बन गए।
अब हम ऑकवर्ड रूममेट्स नहीं थे। ये घर भी अब सिर्फ रेंटेड फ्लैट नहीं रहा था, ये हमारा छोटा सा घर बन चुका था। लेकिन कुछ समय बाद मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई। मेरे हॉरर सेल्फ मीडिया अकाउंट को कुछ राइवल क्रिएटर्स ने मास रिपोर्ट कर दिया। कहा मेरा कंटेंट सुपरस्टिशन प्रमोट करता है। कई वीडियोस हट गए, अकाउंट की रीच गिर गई, इनकम अचानक बहुत कम हो गई। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। मैं दिन भर स्टडी रूम में बंद रहता, ज्यादा बात नहीं करता। जियांग शुए सब नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने मुझे फोर्स नहीं किया, बस क्वाइटली मेरा साथ देती रही। कभी अच्छा खाना बनाती, कभी मेरे साथ देर रात तक जागती, कभी प्लेटफॉर्म रूल्स पढ़कर मेरे स्क्रिप्ट्स ठीक करवाती, यहां तक कि आइडियाज भी देने लगी। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हार मत मानो, तुम्हारा कंटेंट सच में अच्छा है, बस कुछ लोग जेलस हैं, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। उसकी आंखों में इतना भरोसा था कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मैंने कंटेंट दोबारा ऑप्टिमाइज करना शुरू किया, सेंसिटिव टॉपिक्स अवॉइड किए, वीडियोस और बेहतर बनाए। और जियांग शुए, उसके वियर्ड लेकिन क्रिएटिव आइडियाज सरप्राइजिंगली बहुत काम आए। उसका क्वर्की ब्रेन मेरे हॉरर चैनल के लिए परफेक्ट था। धीरे धीरे अकाउंट फिर ग्रो करने लगा, व्यूज वापस आए, फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे और इनकम भी पहले से ज्यादा हो गई। मैंने खुशी में उसे कसकर पकड़ लिया। सीरियसली, अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं अब भी डिप्रेशन में पड़ा होता। तुम मेरी लकी स्टार हो। जियांग शुए तुरंत मुस्कुराई। ऑब्वियसली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, हेल्प तो करनी पड़ेगी। फिर वो मेरे सीने से लगकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। चेहरे पर वही पीसफुल स्माइल थी जो सिर्फ घर मिलने के बाद आती है। असल में सबसे अच्छी मोहब्बत कभी एक इंसान की अकेली मेहनत नहीं होती, बल्कि दो लोगों का साथ होता है। ऐसा साथ जहां मुश्किल आए तो कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, और जब जिंदगी नीचे गिराने लगे तो वही इंसान हाथ पकड़कर ऊपर खींच ले। सुख दुख में साथ, हर हाल में साथ। सर्दियों की पहली बर्फ उस शहर पर चुपचाप उतर आई थी। पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। बाहर आसमान से लगातार बर्फ गिर रही थी और घर के अंदर हीटर की गर्माहट फैली हुई थी। उस दिन वीकेंड था और मैंने काफी समय से एक चीज की तैयारी कर रखी थी। मैं जियांग शुए को एक प्रॉपर कन्फेशन देना चाहता था, एक ऐसा पल जिसमें उसे महसूस हो कि वो मेरे लिए कितनी खास है। हम दोनों वैसे तो पहले ही रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन मैंने कभी उसे ढंग से प्रपोज नहीं किया था। हमेशा लगता था कि मैं उसे वो एहसास नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। ये लड़की मेरे साथ छोटे से किराए के घर में रही, बिना किसी शिकायत के हर मुश्किल झेली। मैंने सोचा अब वक्त है उसे ये भरोसा देने का कि मैं सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैंने घर को थोड़ा सजाया, महंगे फूल या फैंसी कैंडल्स नहीं खरीदे, क्योंकि भाई बजट भी कोई चीज होती है। बस उसकी पसंद वाली छोटी छोटी फेरी लाइट्स लगाईं, बालकनी और लिविंग रूम को कोजी बना दिया। फिर उसकी पसंद के ढेर सारे डिशेस बनाए, एक छोटा सा केक लिया और एक सिंपल सी सिल्वर रिंग खरीदी। वो कोई डायमंड रिंग नहीं थी, लेकिन उसे खरीदने के लिए मैंने काफी दिनों तक पैसे बचाए थे। मेरे लिए उसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं थी। सुबह जब जियांग शुए उठकर कमरे से बाहर आई तो पूरा सजा हुआ घर और डाइनिंग टेबल पर रखा खाना देखकर वहीं रुक गई। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ दिख रहा था। आज क्या है? तुमने ये सब कब किया? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बैठाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, आज कोई खास दिन नहीं है, बस मैं तुम्हें ऑफिशियली बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शुरुआत में हम दोनों बस मजबूरी में साथ रहने वाले रूममेट्स थे। हर बात पर लड़ते थे, एक दूसरे को इरिटेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरी आदत बन गई, फिर आदत से बढ़कर मेरी जिंदगी। पहले मुझे लगता था जिंदगी बस जैसे तैसे कट जाए वही काफी है, 2 वक्त का खाना मिल जाए, सिर पर छत हो, बस। लेकिन तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि घर क्या होता है, किसी का इंतजार करना क्या होता है। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मैं कोई बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, बस एक आम सा कंटेंट क्रिएटर हूँ। तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज का वादा कर सकता हूँ, जिंदगी के हर दिन तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। 3 वक्त का खाना मैं बनाऊंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने गहरी सांस ली। जियांग शुए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है। मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बनकर रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने वो सिल्वर रिंग निकाली और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे एग्जाम हॉल में बिना पढ़े पेपर देने जा रहा हूँ। जियांग शुए वहीं खड़ी रह गई। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, वो खुशी थी। उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं तो बहुत पहले से तैयार थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में रिंग पहनाई। साइज बिल्कुल परफेक्ट था। अब तुम ऑफिशियली मेरी हो, जिंदगी भर भाग नहीं पाओगी। वो मुझे पकड़कर रोने लगी, लेकिन चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल थी कि उस पल दुनिया की हर चीज फीकी लग रही थी। उसने अपनी उंगली में रिंग देखते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, किसी भी सोने हीरे से ज्यादा। उस रात हम दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बाहर गिरती बर्फ देखते रहे, खाना खाते रहे, फ्यूचर की बातें करते रहे। कोई लग्जरी नहीं थी, कोई एक्सपेंसिव सेटअप नहीं था, लेकिन उस छोटे से घर में जो खुशी थी
वो शायद बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। रात तक बर्फ रुक चुकी थी, बाहर चांदनी सफेद बर्फ पर पड़ रही थी और पूरा रास्ता चमक रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम नीचे वॉक करने निकल गए। बर्फ पर चलते हुए चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। हम धीरे धीरे सड़क पर चलते रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे। ठंडी हवा भी उस वक्त गर्म लग रही थी। जियांग शुए ने आसमान की तरफ देखकर कहा, चांद कितना गोल और सुंदर लग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और हंस दिया, इतना भी सुंदर नहीं जितनी तुम। वो तुरंत शर्माकर मुझे मारने लगी। मैंने झुककर उसके माथे को किस किया। उस पल अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शायद यही होती है, भीड़ भरी दुनिया में अपने सही इंसान को ढूंढ लेना। कितने भी चक्कर काट लो, आखिर में दिल उसी के पास लौटता है जो सच में अपना होता है। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसी ही साधारण रही, लेकिन अब रिश्ते में एक भरोसा आ गया था। अब हम बस रूममेट्स या लवर्स नहीं थे, बल्कि सच में एक दूसरे का घर बन चुके थे। जियांग शुए रोज ऑफिस जाती और घर लौटते ही उसे गर्म खाना मिलता। मैं अपना कंटेंट बनाता रहा और धीरे धीरे मेरा काम भी ग्रो करने लगा। इनकम पहले से स्टेबल हो गई थी। हम दोनों साथ बैठकर फ्यूचर प्लान करते, पैसे बचाते और सोचते कि अगले साल तक किसी छोटे से घर का डाउन पेमेंट कर देंगे। हमारे बीच छोटी मोटी लड़ाइयां अब भी होती थीं। मैं उसे उसकी भूलने की आदत पर चिढ़ाता, वो मुझे अनइमोशनल बोलकर लड़ती। लेकिन अब हम समझ चुके थे कि यही हमारा प्यार जताने का तरीका है। लड़ाई होती, 2 घंटे बाद वही एक दूसरे को स्नैक्स खिला रहे होते। टिपिकल कपल बिहेवियर। नए साल पर मैं उसके साथ उसके होम टाउन गया। वहां उसने अपने पिता की कब्र पर फूल रखे। मैं उनके सामने खड़ा होकर धीरे से बोला, मैं जियांग शुए का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसे कभी दुख नहीं होने दूंगा। जियांग शुए ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम वापस अपने छोटे से किराए वाले घर लौट आए और फिर से मेहनत में लग गए। मैंने और ज्यादा मेहनत से वीडियोस बनाई। अकाउंट तेजी से ग्रो करने लगा। अच्छे ब्रांड डील्स मिलने लगे और इनकम कई गुना बढ़ गई। उधर जियांग शुए ने भी नई नौकरी ज्वाइन कर ली, पहले से ज्यादा आरामदायक और अच्छी सैलरी वाली। अब उसे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। हम अभी भी उसी 2 कमरे वाले किराए के घर में रह रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ कमरा नहीं था, वो हमारा घर था। हर कोने में हमारी यादें थीं। सुबह साथ उठना, मैं ब्रेकफास्ट बनाता और वो घर समेटती। शाम को साथ खाना बनाना, टीवी देखते हुए रैंडम बातें करना। वीकेंड पर कभी घर में पड़े रहना, कभी मूवी देखने निकल जाना। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन दिल भरा हुआ था। कभी कभी हम पुराने दिनों को याद करके हंस पड़ते। वो टूटा हुआ दरवाजा जो ठीक से बंद नहीं होता था, वो डेंजरस वाटर हीटर, उसका मेरा USB ड्राइव कहीं फेंक देना, मेरा उसे पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाना। इतनी सारी परेशानियां थीं, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते तो सब यादें लगती थीं। जियांग शुए हंसते हुए बोली, अगर उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ रूम शेयर करने से मना कर दिया होता, अगर लैंडलॉर्ड ने घर बेचने का फैसला नहीं किया होता, अगर तुम वापस मेरे पास नहीं आते, तो शायद हम कभी साथ नहीं होते। मैंने उसका हाथ दबाया। नहीं, अगर 2 लोग सच में एक दूसरे के लिए बने हों तो थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन वो आखिर में मिल ही जाते हैं। किस्मत अजीब चीज है। 2 अकेले लोग, एक अनजान शहर, एक छोटा सा किराए का घर, और वहीं से शुरू हुई पूरी जिंदगी की कहानी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन बसंत आ गया। बाहर फूल खिल चुके थे, मौसम में नई शुरुआत वाली फीलिंग थी। आखिरकार हमने घर के लिए इनफ पैसे जमा कर लिए। हमें एक छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट पसंद आया। सनलाइट अच्छी आती थी, लोकेशन भी परफेक्ट थी, उसके ऑफिस के पास और मेरे वर्क सेटअप के लिए भी कन्वीनियंट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हम दोनों के हाथ कांप रहे थे। एक्साइटमेंट इतनी थी कि स्माइल रुक ही नहीं रही थी। जियांग शुए अचानक मुझे पकड़कर खुशी से बोली, अब हमारा अपना घर है, अब हमें बार बार शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। मैंने उसे गले लगा लिया। दिल के अंदर अजीब सी राहत थी। एक पुराने टूटे फूटे किराए के कमरे से लेकर अपने घर तक पहुंचने का सफर हमने सच में साथ मिलकर तय किया था। शिफ्टिंग वाले दिन हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस हम दोनों धीरे धीरे सामान पैक करते रहे। हर चीज में कोई न कोई मेमोरी जुड़ी हुई थी। वो USB ड्राइव जो कभी खो गया था और फिर मिला, मैंने नए घर की स्टडी टेबल पर सबसे ऊपर रख दिया। वो हमारी कहानी की शुरुआत का सिंबल था। उसका दिया हुआ हार्ड ड्राइव भी अब तक संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ फाइल्स नहीं थीं, हमारी यादें थीं। नए घर को हमने अपने हिसाब से डेकोरेट किया। वार्म लाइट्स, छोटे प्लांट्स, कंफर्टेबल सोफा, सब कुछ वैसा जैसा हम चाहते थे। पहली रात हमने नए घर में ढेर सारा खाना बनाया, एक बॉटल वाइन खोली और अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट की। जियांग शुए सामने बैठी मुझे देख रही थी। चेन मो, थैंक यू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे घर देने के लिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला। मैंने वाइन ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। बाकी की पूरी जिंदगी, हर मौसम में, हर हाल में मेरे साथ सिर्फ तुम रहना।